नमस्कार बच्चों, चलिए एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी आरआरबी और एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू रखे गए हैं वो कम्युनिटी सब्जेक्ट से रखे गए हैं और जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता है उसका आप कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, हम उसको ताकि और डीप में आपको बता सके। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू। मल्टी ड्रग, आपको पता है मल्टी ड्रग मतलब होता है एक ड्रग्स के साथ में कई ड्रग्स का कॉम्बिनेशन कर किसी भी डिसीज़ को जब रोकने का प्रयास किया जाता है, जो उसकी रोकने की कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंस पावर जो होती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग। तो टीबी के लिए कौन सी ऐसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्रग है जो डिनोट करती है? तो इसमें से ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफाम्पिसिन, बी रिफाम्पिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजाइड, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ना होकर आपका हो जाएगा रिफाम्पिसिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन और आपका जो आइसोनियाजाइड ड्रग्स है, ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? आपकी रेजिस्टेंस पावर का इफेक्ट करती हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, टीबी डिसीज़ डिनोट होती है और इजिली क्लियर होती है। ठीक है, इजिली क्या होता है, आपकी टीबी डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, और सभी को मालूम है रिफाम्पिसिन ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट होता है, रेड ऑरेंज यूरिन पास आउट होता है पेशेंट्स को। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो इफेक्ट होता है, सभी का जितने भी जो ड्रग्स है, आइसोनियाजाइड जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इथैम्ब्यूटॉल हो गया आपका। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, जो 8th क्रैनियल नर्व होती है उसको अफेक्ट करती है। आपका जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है उसको अफेक्ट करती है क्या? आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए टीबी एक कैसी डिसीज़ होती है, बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और इसका अगर बात करें इनक्यूबेशन पीरियड का, तो इनक्यूबेशन पीरियड देखिए टीबी का क्या होता है, 6 वीक से लेके आपका 6 मंथ तक, मतलब जो इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ तक होता है। लेकिन अगर ट्रीट नहीं होता है प्रॉपर समय से, प्रॉपर टाइम में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट की डेथ भी होने के चांसेस इसमें रहते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसिडेंस ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी मेजर्ड बाय। टीबी का जो कम्युनिटी में हम मेजर करते हैं उसका इंसिडेंस रेट, आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रिवलेंस रेट होता है, एक इंसिडेंस रेट होता है। ठीक है, इंसिडेंस रेट क्या होता है, जब किसी भी एरियाज़ पे आप जब न्यू केस देखते हो, नए जो केस आते हैं, इंसिडेंस यानी जब न्यू केस आते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। यहीं पे अगर प्रिवलेंस ऑफ टीबी होता तो ओल्ड केसेस, पुराना केस मतलब पहले से वो केस था, प्रिवलेंस रेट अगर उसका हम देखें टीबी का तो कम्युनिटी में किसके द्वारा मेजर किया जाता है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इंसिडेंस, टीबी के जो नए केसेस है कम्युनिटी में किसके थ्रू हम मेजर करते हैं, तो ऑप्शन है स्पुटम स्मीयर पॉजिटिविटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्पुटम कल्चर टेस्ट, मॉन्टैक्स टेस्ट पॉजिटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका स्पुटम स्मीयर पॉजिटिविटी। देखिए कम्युनिटी में जाकर आप जगह जगह पर किसी प्रकार का कल्चर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मॉन्टैक्स टेस्ट भी आप पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जाकर आप स्लाइड बनाकर किसी प्रकार का स्लाइड अगर वहाँ पे रखते हो उसके बाद आप चेकअप करोगे, टेस्ट करोगे, तो ये तो सारी चीज़ें देखिए हॉस्पिटल या लैब में अवेलेबल होता है। ठीक है, आप जब ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हो या कल्चर टेस्ट करते हो, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? आपके हॉस्पिटल में। लेकिन आप कम्युनिटी में केवल एक ही जो मेजर करने का जो आपका टेस्ट का जो तरीका है वो होता है स्पुटम स्मीयर पॉजिटिविटी टेस्ट, जिसके थ्रू हम कम्युनिटी में क्या कर सकते हैं, ईजिली टेस्ट टीबी का पता कर सकते हैं। समझ में आया? तो इंसिडेंस ऑफ टीबी का जानने के लिए हम कम्युनिटी में किसके थ्रू पता करते हैं? स्पुटम स्मीयर पॉजिटिविटी के थ्रू करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, काफ़ी लंबा गैप इसमें शायद है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया लेकिन हम पढ़ेंगे। पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? तो 1995, 1996, 1997, 1998। तो कब किया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम? आपका 1995 में क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, ये जो स्कीम चलाई गई थी 23 सितंबर 2018 में चलाई गई थी, जिसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनको क्या किया जाता था कि बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था। बेनिफिट कैसे कि उनको एजुकेशन के लिए, उनको डाइट के लिए सभी को, और डिसीज़ से उनको प्रिवेंट करना, मोर्टालिटी रेट और मोर्बिडिटी रेट कम हो सके। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो को कम करना, जिसमें हम फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताना, जागरूक करना। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम के अंदर में हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल टू
बेनिफिशरीज। तो पूछा जा रहा है इसमें कि कितने फैमिली मेंबर को बेनिफिट मिलता था इस आरोग्य योजना के तहत। तो 4, 8, 6, तो कोई लिमिट नहीं थी। देखिए नंबरिंग में नहीं था इसमें, अप्रॉक्सीमेट तो 5 लाख तक पॉपुलेशन थे इसमें, लेकिन ऐसा कुछ रेशियो दिया नहीं है, तो इसमें क्या है, नो लिमिट। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं थी जिसमें इतने फैमिली मेंबर को बेनिफिट मिल सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके कम्युनिटी के रखे गए हैं, और जो बच्चे कम्युनिटी का अभी कम्युनिटी सब्जेक्ट का एमसीक्यू अगर तैयार करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसको वॉच करें। और अगर थ्योरी क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हमारी ओबीजी की क्लास चल रही है, और इसके बाद हमारा कम्युनिटी का भी क्लासेस थ्योरी बेस में आने वाली है। लेकिन अभी हम कम्युनिटी का एमसीक्यू करा रहे हैं, लेकिन जब डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो आपको थ्योरी क्लास भी वॉच करना होगा, ठीक है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च, देखिए आपको ग्लोबल वर्ड ध्यान रखना है। अगर यहीं पे पूछा जाता एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंडिया, तो एक तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इन इंडिया जो होता, तो अगर उसका आंसर हो जाता 1978। लेकिन अगर पूछा जाता ईपीआई जिसको हम बोलते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इंडिया, या तो फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इन वर्ल्ड। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, अब ग्लोबल मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, कहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1974। समझ में आया। और वहीं पे अगर पूछा जाता कि ईपीआई प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इंडिया में कब चलाया गया था, तो 1978। चलिए आगे शायद ये क्वेश्चन दिया है, ये देखिए है इसमें, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च इन इंडिया, यहाँ पे होना चाहिए इन इंडिया। तो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो 1978 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1978 में आपको ध्यान रखना है, 1978 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीएचएन बैग। पीएचएन बैग को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग बैग, या तो फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग। इंपॉर्टेंट टूल प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइडिंग होम विजिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन बैग टेक्निक स्टेट्स दैट इट होम विजिट। होम विजिट के दौरान कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो बैग यूज़ करती है, इंपॉर्टेंट जो टूल्स होता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का पब्लिक के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, जो आप कम्युनिटी के अंदर जाकर फैमिली को या इंडिविजुअल्स को आप केयर प्रोवाइड करते हो वहाँ पे होम विजिट के दौरान, तो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत क्या है आपका बैग टेक्निक का होम विजिट के दौरान, ठीक है। तो शुड हैव टाइम एंड एफर्ट, क्या आपको ज़्यादा समय और एफर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे। शुड मिनिमाइज इफ़ नॉट टोटली प्रिवेंट, आप टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, केवल मिनिमाइज रूप से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से। शुड नॉट ओवर सैडो कंसर्न फॉर पेशेंट्स एंड हिज फैमिली। इसमें पूछा जा रहा है कि ओवर सैडो तो वहाँ पे यूज़ करना है आपको, लेकिन ओवर सैडो आपको पेशेंट एंड फैमिली के बीच में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि होम विजिट के दौरान आपको टोटल गाइडलाइन करना है। और लास्ट में ऑप्शन है मे बी डन इन वैरायटी ऑफ वे डिपेंडिंग ऑन होम सिचुएशन। आपको जो वैरायटी ऑफ जो प्रॉब्लम है होम सिचुएशन की, आपको कई अलग अलग क्या उनको तरीके बताना है, कई अलग अलग रास्ते बताना है डिपेंडिंग होम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए जब आप होम विजिट करते हो तो पहला आपका सिद्धांत होना चाहिए कि टोटल ओवर सैडो में आपको पेशेंट और उसकी फैमिली को आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बताना है, थोड़ा वहाँ पे लाइट हो, दिखना भी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट टोटली सन लाइट के भी आपको कांटेक्ट में आकर नहीं बताना है वहाँ पे, तो ओवर सैडो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द डेमोग्राफिक साइकिल विच स्टेट डज नॉट स्टैंड एट प्रेजेंट। डेमोग्राफिक साइकिल कौन सा ऐसा जो साइकिल्स में जो स्टेज दिए गए हैं, जैसे कि हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, तो ऐसा कौन सा स्टेज है जो इंडिया में क्या है, एट प्रेजेंट स्टैंड माना गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लेट एक्सपेंडिंग। जब आप डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ते हो, नोट्स में पढ़ते हो, जब नर्सिंग के अंदर आप पढ़ते हो, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज आपका एट प्रेजेंट अभी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है जो स्टैंड बेस में है, तो आपका कौन सा है, लेट एक्सपेंडिंग। डेमोग्राफिक साइकिल का कौन सा स्टेज हो गया आपका, लेट एक्सपेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है वो आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स क्या होती है। आपका स्मॉल पॉक्स वायरस से फैलता है, जो आपका वैरिसेला और वैरियोला दो वायरस होते हैं। तो वैरियोला वायरस से क्या फैलता है, आपका स्मॉल पॉक्स फैलता है, और वैरिसेला वायरस से क्या फैलता है, आपका चिकन पॉक्स फैलता है। वैरियोला वायरस जो होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है 7 to 17 से 17 दिन होता है आपका, और 21 दिन आपका चलता है क्या, आपका चिकन पॉक्स।
ठीक है। 7 to 17 डेज का जो ड्यूरेशन होता है वो स्मॉल पॉक्स का होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है स्मॉल पॉक्स के लिए, सभी को मालूम है आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का ये एक प्रकार का कैसा वैक्सीन होता है, जैसे जो चेचक का टीका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टीका किसने दिया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का टीका जो था किसने दिया, तो लुइस पास्चर, जॉन स्नो, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चेचक के टीके की खोज किसने की सबसे पहले, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, आपको मालूम होना चाहिए। लुइस पास्चर ने पर्सुएशन मेथड से दिया। जॉन स्नो जो कि फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी, फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी कौन है इसमें, तो फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी अभी हम पढ़ चुके हैं, जॉन स्नो है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1830 में 1813 में क्या हुआ था कि यॉर्क में इनका जन्म हुआ था, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने कॉलरा के बारे में सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। कॉलरा डिसीज़ कैसे फैलती है, बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, एपिडेमोलॉजिकल है कि आपका ये नॉन एपिडेमोलॉजिकल है। तो उन्होंने कॉलरा डिसीज़ से ही क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इनको मॉडर्न एपिडेमोलॉजी का फादर बोला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी, तो वो जॉन स्नो होगा। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता कि फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी पूछता, लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन में दे देता हिप्पोक्रेट्स, क्या दे देता, हिप्पोक्रेट्स, इसका ऑप्शन हो जाता है हिप्पोक्रेट्स। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी के फादर है। और एपिडेमोलॉजी सभी को मालूम है, प्रेजेंस ऑफ डिसीज़, अगर पर्टिकुलर किसी एरिया में डिसीज़ फैली हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी, अगर ऑप्शन में हिप्पो आपका अगर ये नहीं दिए हैं उसमें, तो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, जॉन स्नो होगा। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि हिप्पोक्रेट्स किस फादर ऑफ मेडिसिन के हैं जनक, हिप्पोक्रेट्स किसके फादर हैं, मेडिसिन के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो पूछा जाए अगर कि फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी है कौन, तो कौन है, कॉलरा। क्योंकि कॉलरा डिसीज़ के बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, इसलिए उनको फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी बोला गया। लेकिन अगर मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी बोला जाए तो वो कौन है, जॉन स्नो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज ओरल पोलियो, ओरली कौन सी वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, किल्ड वैक्सीन दी जाती है, आईपीवी दी जाती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दी जाती है, या फ्रोजन ड्राई वैक्सीन, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एक होता है किल्ड वैक्सीन, एक होता है टॉक्साइड वैक्सीन। तो लाइव ओपीवी क्या होती है आपकी, ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको मालूम ही है, 2 बूंद जिंदगी की, सभी को मालूम है इसका डायलॉग। तो ओपीवी वैक्सीन क्या होती है, 0 मतलब 2 बूंद, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं 0.5 ml इसका डोजेस होता है, लेकिन 2 ड्रॉप्स बोलते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है ये आपकी क्या, ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो कैसी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। देखिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है, सभी को मालूम है आपको। इसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है, जो मतलब आप वैक्सीन तैयार करते हो तो उसमें से जो बैक्टीरिया होता है आपका, ठीक है, जो वायरस होता है या बैक्टीरिया जिसका भी आप वैक्सीन तैयार करते हो, तो वो वायरस क्या होता है आपका, लाइव होता है। और लाइव उससे हम क्या करते हैं, जो उसका एंटीजन लेते हैं, जो उसका जो एंटीबॉडीज़ का वो निर्माण करते हैं, वो कैसा होता है आपका, लाइव होता है, ठीक है। तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी देखी जाती है वो कैसी होती है आपकी, लाइव लेकर हम उसको क्या करते हैं, उस वैक्सीन तैयार करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विच वैक्सीन कैन रिजल्ट पैरालिसिस इन चिल्ड्रेन, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि पैरालाइज करती है बच्चों को, मीजल्स वैक्सीन, साबिन पोलियो वैक्सीन, डीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। तो इसमें ऐसी कौन सी वैक्सीन है आपकी जो पैरालाइज कर देती है बच्चों को, तो आपका मीजल्स, साबिन पोलियो वैक्सीन, ये सभी को मालूम है कि ये वैक्सीन क्या होती हैं आपकी, पोलियो वैक्सीन होती हैं। तो पैरालाइज स्पेशली रूप से क्या बोला जा रहा है कि जो डीपीटी वैक्सीन होती है आपकी, कौन सी होती है, डीपीटी। तो डीपीटी में स्पेशली रूप से तो क्या होता है आपका, जो पर्टूसिस वैक्सीन होता है, जब बच्चा 6 साल से बड़ा हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें बच्चा जब 6 ईयर से एबव हो जाता है तो वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए फिर उसको हम बाद में क्या देते हैं, जो बूस्टर डोज बनते हैं बच्चे को, तो डीटी वैक्सीन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका रिजल्ट या जिसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो साबिन पोलियो वैक्सीन जो है बच्चे में क्या करती है, पैरालिसिस को कॉज कर सकती है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आपने सुना होगा साल्क और साबिन वैक्सीन, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे डिजीज, ऐसी कौन सी डिजीज़ है विच आल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसको बैरोमीटर बोला गया है सोशल वेलफेयर का। बैरोमीटर यानी
पुअर सोशल कंडीशन, बैरोमीटर यानी होता है पुअर, खराब। तो सोशल कंडीशन में मतलब जो सोशली वेलफेयर नहीं है या पुअर जो सोशल कंडीशन है कौन से डिसीज़ की वजह से है, तो टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, एड्स। तो किसकी वजह से सबसे पुअर? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टीबी। क्योंकि टीबी एक ऐसे डिसीज़ है जिसमें आपको मालूम है कि इसका जो ड्यूरेशन भी है वो कैसा होता है आपका, एक तो सबसे पहले तो एयर में और छींकने खांसने से ऐसा ये डिसीज़ क्या होती है, एयर ड्रॉप इन्फेक्शन होता है आपका टीबी, ठीक है, और लंबे समय तक किसी भी मतलब पर्सन्स को अफेक्ट कर देता है। तो एक पुअर सोशल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ जिस एरिया पे जिस सोसाइटी पे टीबी डिसीज़ होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डिजीज़ आल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोसाइटी में एक पुअर कंडीशन क्रिएट करती है, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए आज का सेशन इतना ही, और आपको जैसा भी आज का क्वेश्चन लगा हो, जिस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसमें से अभी CHO का जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे या जो कम्युनिटी सब्जेक्ट से जिनको थोड़ा सा डाउट है, ये बच्चे इनको देखो, और ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी MCQ इसमें से आप तैयार करो। इसके बाद थ्योरी क्लास अगर आपको देखना है तो जस्ट 1 घंटे बाद हमारी क्लास फिर से अपलोड होगी, जिसमें से आप उसमें जुड़े रहिए, बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।